लोकसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत। उत्तर से दक्षिण तक एनडीए की आंधी। एग्जिट पोल्स में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। एग्जिट पोल्स में तीसरी बार मोदी सरकार। 542 लोकसभा सीटों के 13 एग्जिट पोल में एनडीए को 365 से ज्यादा सीटें, इंडिया गठबंधन को 145 सीटें। अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा चुनाव नतीजों में वोटों की गिनती जारी। अरुणाचल में एक तरफा जीत की ओर बीजेपी। सिक्किम में रुझानों में एसकेएम को बहुमत। सीएम केजरीवाल आज वापस जाएंगे तिहाड़ जेल। कोर्ट से नहीं मिली केजरीवाल को राहत। प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिन की मिली थी अंतरिम जमानत। दिल्ली अमृतसर रेल रूट पर ट्रेन हादसा। 2 मालगाड़ियों की टक्कर। एक मालगाड़ी का इंजन डीरेल होकर समर स्पेशल के इंजन से टकराया। 2 ट्रेन ड्राइवर हुए घायल। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का तांडव जारी। यूपी के कानपुर में 58 लाशों से पोस्टमार्टम हाउसफुल। काशी में अंतिम संस्कार के लिए लाशों की लंबी कतारें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं गोरखपुर की खबर से, जहां पर गोरखधाम मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर में सीएम ने गायों को खिलाया हरा चारा। गोरखनाथ गो सेवा केंद्र में गायों से दुलार करते दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से खबर, जहां गोरखधाम मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर में सीएम ने गायों को खिलाया हरा चारा। बारिश के बीच बच्चों से सीएम ने की मुलाकात। गोरखधाम गो सेवा केंद्र में गायों से दुलार करते दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखधाम मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गायों को हरा चारा खिलाया और उसके बाद भारी बारिश के बीच बच्चों से भी मुलाकात की। और इसके अलावा गौ सेवा केंद्र में गायों से दुलार करते भी दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखधाम मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद बच्चों से मुलाकात भी की। बारिश के बीच मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात भी की। तो गोरखधाम गो सेवा केंद्र पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गायों को दुलारा, उन्हें हरा चारा खिलाया और उसके बाद बच्चों से भी मुलाकात की। गोरखनाथ धाम में पूजन अर्चन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी गोरखपुर से आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से खबर सामने आ रही है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात की है। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से मुलाकात करते हुए देखे जा रहे हैं। बारिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से की मुलाकात और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश के बीच मुख्यमंत्री बच्चों से मुलाकात करते हुए देखे जा रहे हैं। गोरखधाम मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर मुख्यमंत्री ने गायों को हरा चारा भी खिलाया, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गौ सेवा केंद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यहाँ पर वो गायों को हरा चारा खिलाते हुए देखे जा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने गायों को दुलार भी किया और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में बच्चों से मुलाकात की और बारिश के बीच बच्चों से मुलाकात करते दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं अमृतसर की, जहां पर दिल्ली रेल लाइन पर सरहिंद के पास हुआ ट्रेन हादसा। 2 मालगाड़ियों की टक्कर में ट्रेन के 2 लोको पायलट हुए घायल। एक मालगाड़ी का इंजन समर स्पेशल ट्रेन के इंजन से भिड़ा। दोनों घायल पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल रेफर किए गए। सुबह 4 बजे अमृतसर दिल्ली रूट पर सरहिंद के पास हुआ हादसा। हादसे की सूचना पर प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी भेजा। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश किए जारी। अमृतसर दिल्ली रेल लाइन पर सरहिंद के पास हुआ ट्रेन हादसा, जहां पर 2 मालगाड़ियों की टक्कर में ट्रेन के 2 लोको पायलट हुए घायल। एक मालगाड़ी का इंजन समर स्पेशल ट्रेन के इंजन से भिड़ा।
दोनों घायल पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल इलाज के लिए रेफर किए गए और वहीं दोनों घायल लोको पायलट्स को पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सुबह 4 बजे अमृतसर दिल्ली रूट पर हुआ भीषण हादसे की सूचना पर प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश भी जारी किए हैं। अमृतसर दिल्ली रेल लाइन पर सरहिंद के पास हुआ ट्रेन हादसा। इस ट्रेन हादसे में 2 लोको पायलट हुए हैं घायल। 2 मालगाड़ियों की टक्कर में ट्रेन के लोको पायलट हुए घायल। एक मालगाड़ी का इंजन समर स्पेशल ट्रेन के इंजन से भिड़ा। दोनों घायल लोको पायलट पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल रेफर किए गए। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਬਾਊਟ 4 ਵਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 108 ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨੀ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਇਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੈਕ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੈਕ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ दोनों सहारनपुर यूपी दे रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बताते हैं जहां पर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना, राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर 25 सीट पर बहुमत। अरुणाचल की मतगणना में मिले रुझानों में बीजेपी आगे। अरुणाचल की मतगणना में मिले रुझानों में बीजेपी आगे। मतगणना में मिले रुझानों में बीजेपी 29 सीट पर आगे। अरुणाचल की मतगणना में मिले रुझानों में बीजेपी आगे। मतगणना में मिले रुझानों में बीजेपी 29 सीट पर आगे चल रही है। सिक्किम विधानसभा चुनाव मतगणना रुझान सामने आया है। अब तक 32 में से 16 सीटों पर आगे है सिक्किम। अब तक 32 में से 16 सीटों पर आगे। राज्य में सत्तारूढ़ एसकेएम रुझानों में अब 24। सिक्किम विधानसभा में सरकार बनाने की कोशिश जारी। 17 सीटों का है बहुमत का आंकड़ा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना, राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर 25 सीट पर बहुमत। अरुणाचल की मतगणना में मिले रुझानों में बीजेपी आगे। और वहीं मतगणना में मिले रुझानों में बीजेपी 39 सीट पर आगे। अरुणाचल की मतगणना में मिले रुझानों में बीजेपी आगे। मतगणना में मिले रुझानों में बीजेपी 39 सीट पर आगे। सिक्किम विधानसभा चुनाव मतगणना रुझान, अब तक 32 में से 16 सीटों पर आगे एसकेएम। अब तक 32 में से 16 सीटों पर आगे एसकेएम। राज्य में सत्तारूढ़ एसकेएम रुझानों में अब 24 सीटों पर। सिक्किम विधानसभा में सरकार बनाने की कोशिश जारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना हो रही है, जिसमें करीब बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्या कुछ जानकारी है? पहला प्रदेश और दूसरा सिक्किम राज्य, दोनों राज्यों में इसमें विधानसभा के लिए मतगणना चल रही है। अरुणाचल प्रदेश पर अगर गौर किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए 60 सीटों की मतगणना आज चल रही है, यानी वहां पर 7 सीटें।
60 सीटों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर वर्तमान में सरकार थी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें तो वहां पहले से ही निर्विरोध जीत ली थी और जी। बाकी बची सीटों में करीब 16 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश की मतगणना में आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए वहां पर करीब 26 सीटों की आंकड़ों के साथ जो रुझान अब तक मिले हैं उनमें 26 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में आगे चल रही है। इस लिहाज से देखा जाए कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की 60 सीटों में से करीब 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं उनके तरफ से अब जो सक्रियता फिर दिखाई जा रही है, इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर बनाती दिख रही है और वहां पर जो आंकड़ा है करीब 31 सीटें जीतनी है अरुणाचल प्रदेश को, तो 31 सीटें जीतने के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बन जाएगी। अगर हम सिक्किम की बात करें जो दूसरा राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना चल रही है, वहां पर 32 सीटें हैं और 32 सीटों में अगर देखा जाए वहां पर कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन जो मुख्य धारा के वहां राजनीतिक दल जो चुनाव में सबसे आगे चल रहा है उसको कहा जाता है SKM यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। वहां पर अगर वर्तमान में सरकार के तौर पर देखा जाए तो सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है, उसके वर्तमान में मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग है और उनकी पार्टी जिसकी वो अगुवाई कर रहे हैं वो पार्टी 32 में से करीब 25 से 26 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। तो कह सकते हैं पूर्ण बहुमत वहां पर उसको मिल चुका है। तो वहां पर सिक्किम में पवन कुमार चामलिंग एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एक बार फिर सरकार बनाने जा रहा है। अवंतिका। बिल्कुल, और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल बीजेपी कई सीटों पर कब्जा जमाए हुए है, कई सीटों से आगे चल रही है। तो वहीं अगर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में SKM पार्टी अपना दबदबा बनाए हुए है। अनुमान है कि सिक्किम में SKM पार्टी को ही पूर्ण बहुमत मिलेगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर लोकसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल्स में NDA को बहुमत। इस खबर को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको खबर बताने जा रहे थे, जहां पर लोकसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल्स में NDA को बहुमत। उत्तर से दक्षिण तक NDA की आंधी चलने का अनुमान। सभी एग्जिट पोल्स में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। सभी एग्जिट पोल्स में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। सभी एग्जिट पोल्स में तीसरी बार मोदी की सरकार। सभी एग्जिट पोल्स में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। सभी एग्जिट पोल्स में तीसरी बार मोदी सरकार। 13 एग्जिट पोल्स में NDA को 365 से ज्यादा सीटें। एग्जिट पोल्स में इंडिया गठबंधन को 145 सीटें। वहीं लोकसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल्स में NDA को बहुमत। उत्तर से दक्षिण तक NDA की आंधी चलने का अनुमान। सभी एग्जिट पोल्स में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। सभी एग्जिट पोल्स में तीसरी बार मोदी सरकार। सभी एग्जिट पोल्स में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। सभी एग्जिट पोल्स में तीसरी बार मोदी की सरकार। वहीं 13 एग्जिट पोल्स में NDA को 365 से ज्यादा सीटें। एग्जिट पोल्स में इंडिया गठबंधन को 145 सीटें। लोकसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल्स में NDA को बहुमत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जैसे बीते दिन 7 चरणों के चुनाव समाप्त हो गए हैं, उसके बाद जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं, वहां पर NDA को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है और साथ ही इंडिया गठबंधन को की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दयनीय सामने आ रही है। अवंतिका बता दें कि लोकसभा चुनाव का 7वां चरण समाप्त होते जैसे ही सभी न्यूज चैनल्स पर एग्जिट पोल के आंकड़े रेंगना शुरू किए तो एक बार धड़कने इंडिया गठबंधन और NDA की दोनों की बढ़ी। हालांकि NDA काफी हद तक पहले से अस्वस्थ था कि उनके आंकड़ा
वही होगा जैसा वो लोग चुनाव के दौरान सोचते चले आ रहे थे और बोलते चले आ रहे थे। अगर सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो उनमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कह सकते हैं कि उनकी अगुवाई वाले एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सभी एग्जिट पोल में आंकड़ा मिल रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में देखा जाए तो सभी लगभग 365 या 300 350 के पार और कई न तो 400 के पार भी आंकड़ा पार किया है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले गठबंधन को 400 के आसपास का आंकड़ा एग्जिट पोल के अंदर दिखाई दे रहा है। उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार सरकार यानी एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनती दिख रही है। इन आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन फिलहाल इन आंकड़ों को सम्मान की बात करने की तो बात करता है, लेकिन कह रहा है कि उन्होंने जो अपना एग्जिट पोल जनता का एग्जिट पोल नाम दिया है उसमें अपनी वो 295 सीट मिलती हुई उससे अधिक सीटों को रुझान वो बता रहे हैं। तो एक एग्जिट पोल जो सभी टीवी चैनलों पर चल रहा था, दूसरा एग्जिट पोल जो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन की तरफ से जारी किया गया था कि 295 प्लस सीटें हम और इन सीटों के साथ केंद्र में सरकार भी बना रहे। फिलहाल जो अब एग्जिट पोल अब तक जितने भी आए हैं उनमें एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बनती दिख रही, यानी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर एग्जिट पोलों के रुझानों से प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और वहीं अखिलेश जी देखा जाए तो विपक्ष भी लगातार इन एग्जिट पोल्स पर जिन पर एनडीए को बहुमत मिल रही है उन्हें नकारता हुआ नजर आ रहा है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा और वो इन एग्जिट पोल्स को नकारते हुए देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन ने जितने भी एग्जिट पोल टीवी चैनल पर दिखाए गए वो किसी भी एजेंसी का एग्जिट पोल हो, इंडिया गठबंधन उनको सही मानकर नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि उनका जनता का जो एग्जिट पोल है जिसमें 295 से अधिक सीटें वो जीत रहे हैं उसको वो मानते हैं और जनता ने उनको वही जनाधार दिया। जनता ने उनके पक्ष में वही मतदान किया है जिन मतदान के आंकड़ों के अनुसार उनकी 295 प्लस सीटें आ रही हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए कि इंडिया गठबंधन का कोई भी क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या फिर उसका कोई भी नेता हो, वो इन एग्जिट पोल को किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं और वो अपना यानी जनता का एग्जिट पोल 295 से अधिक सीटों वाला मानता नजर आ रहा है। जी अवंतिका। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से एग्जिट पोल से सामने आ रहे हैं, देखने वाली बात होगी। नतीजे एक दिन बाद 4 जून को सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल्स में सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो काफ़ी कम आंकी जा रही है। हालांकि विपक्ष इन एग्जिट पोल्स को मानने से इनकार कर रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली सीएम की जमानत अवधि आज होगी समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की जमानत पर रिहा किया था। चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई थी। आज दोपहर 3 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे सरेंडर। दिल्ली सीएम की जमानत अवधि आज होगी समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की जमानत पर किया था रिहा। चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से दी गई थी राहत। आज दोपहर 3 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे सरेंडर। दिल्ली सीएम की जमानत अवधि आज होगी समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की जमानत पर किया था रिहा। चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से दी गई थी राहत। आज दोपहर 3 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे सरेंडर और वहीं दिल्ली सीएम की जमानत अवधि आज हो जाएगी समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की जमानत पर किया था रिहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से दी गई थी राहत, जिसके बाद आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। दिल्ली सीएम की जमानत अवधि आज समाप्त हो जाएगी।
इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिन की जमानत पर बाहर आए थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और जिस दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, और उसके बाद आज वो दोबारा से सरेंडर करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 30 सप्ताह की मिली थी और वो अंतरिम जमानत की समय सीमा उनको समाप्त हो गई। आज उनको सरेंडर करना है। इस लिहाज से देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। हालांकि वो निचली अदालत में पहुंचे थे, जहां पर कल सुनवाई भी हुई थी, और सुनवाई होने के बाद उस पर फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया। अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि जिससे वो तिहाड़ जेल जाने से बच जाए। तो लिहाजा अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से तय किया गया है कि वो फिलहाल अभी कोर्ट में सरेंडर करके तिहाड़ जेल जाएंगे, और 3 बजे उन्होंने सरेंडर करने की अपनी समय सीमा तय की है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि इस चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे उसका तो लाभ उनको अंतरिम जमानत से मिल गया, लेकिन उसके बाद भी वो बाहर रहना चाहते थे, वो उनको कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। फिलहाल अब जो पोजीशन है उसके हिसाब से कल इंडिया गठबंधन की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे। शामिल होने के बाद उन्हीं सभी नेताओं से बातचीत के बाद तय हुआ था कि आगे अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता है तो आम आदमी पार्टी का रुख उनके साथ क्या रहेगा, क्या फैसला लेंगे। वो सारे फैसलों के बाद आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के लिए अपना कोर्ट में सरेंडर करेंगे और न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिए जाएंगे। अवंतिका। बिल्कुल, और अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से 4 तारीख को नतीजे भी सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के, और उससे पहले आज अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर देंगे, क्या अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई अन्य जमानत याचिका भी जो है दाखिल की जा सकती है? अंतरिम जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक अर्जी निचली अदालत में लगाई थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई थी, और शनिवार को सुनवाई होने के बाद 5 जून तक उस पर फैसला सुरक्षित ले गया था। इस लिहाज से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में अपनी याचिका बढ़ाने के लिए 1 सप्ताह के लिए लगा चुके हैं। उस पर फैसला 5 जून तक सुरक्षित है। अब तिहाड़ जेल में जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी एक नई अर्जी अरविंद केजरीवाल की फ्रेश होने के लिए लगाएंगे, जो अंतरिम जमानत के लिए लगाएंगे। उस पर वो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट का रुख क्या होगा ये देखने वाली होगी। और जो जांच एजेंसियां कथित शराब नीति घोटाले में जिनको जेल भेजा गया, उसमें एजेंसियों का रुख क्या होता है, वो जमानत का विरोध करती हैं या फिर जमानत का विरोध नहीं करती। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में जब फ्रेश अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए, पूर्णकालिक जमानत के लिए जो अर्जी लगेगी, उस अर्जी पर अभिषेक मनु सिंह भी, उनके वरिष्ठ वकील हैं, वो अपनी दलीलों को रखेंगे। और इसके साथ ही एजेंसियों की बेहद मुख्य भूमिका होगी कि वो अरविंद केजरीवाल की जमानत के मांगने की अर्जी के दौरान उनके तरफ से क्या दलीलें रखी जाती हैं, वो इस जमानत का विरोध करती हैं या फिर एजेंसियां कथित शराब घोटाले में उनको जमानत ना देने का विरोध करती है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि आखिर दोपहर 3 बजे सरेंडर कर देंगे अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद क्या कुछ जो है आगे की कार्रवाई या फिर जो रणनीति है वो आम आदमी पार्टी की ओर से अपनाई जाती है। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर देंगे। आज उनकी जमानत अवधि जो है वो समाप्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की जमानत पर रिहा किया था। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की राहत दी गई थी, जिसके बाद आज उसकी अवधि जो है वो पूरी हो चुकी है। दोपहर करीब 3 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर देंगे। तो वहीं बता दें आपको कि कांग्रेस के आज अहम बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक। पार्टी के उम्मीदवारों से बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। पार्टी के उम्मीदवारों से बात करेंगे खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक।
कांग्रेस की आज अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। और वहीं पार्टी के उम्मीदवारों से बातचीत करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। कांग्रेस की आज अहम बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक का किया जाएगा आयोजन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में उनकी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगा बैठक का आयोजन। कांग्रेस की आज अहम बैठक। कांग्रेस की अहम बैठक आज, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। वहीं पार्टी के उम्मीदवारों से बातचीत करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगा बैठक का आयोजन। कांग्रेस की अहम बैठक आज, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। पार्टी के उम्मीदवारों से बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। कांग्रेस की अहम बैठक आज। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की होगी अहम बैठक आज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता में बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। तो यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे थे, जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी, जहां पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। अब बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है, लेकिन ये चुनाव खास मुद्दों पर टिका रहा। जहां संविधान, बेरोजगारी, महंगाई पर विपक्ष ने मोदी को घेरा, तो भगवा ब्रिगेड की तरफ से हिंदुत्व, सनातन, मंगलसूत्र जैसे मुद्दे गूंजे। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण का भी मुद्दा उठाया। बता दें कि बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी प्रचार रिकॉर्ड कमजोर नहीं रहा। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। पीएम मोदी ने 172 रैलियां और रोड शो किए। अमित शाह ने कुल 188 रैलियां, रोड शो किए। बीजेपी चुनावी कार्यक्रम जोड़े तो संख्या 221 है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 चुनावी इवेंट किए, 94 रैलियां, 7 रोड शो किए। शाह ने हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से 1,10,000 किलोमीटर कवर किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 87 रैलियां की। तकरीबन 75 दिन चला लोकसभा चुनाव अभियान आखिरकार थम गया। बड़ी बड़ी रैलियों, चुनावी सभाओं और रोड शो का समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी ने रैलियां की, तो वहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता में 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में अपनी आखिरी रैली की। यहां से पीएम मोदी कन्याकुमारी के लिए चले गए। यहां पीएम 45 घंटे तक ध्यान में लीन रहे। 1 जून दोपहर 3 बजे वहां से पीएम रवाना हुए। 1 जून को उनकी सीट वाराणसी समेत 8 राज्यों और चंडीगढ़ की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। इस वजह से विपक्ष उनके ध्यान को आचार संहिता के खिलाफ बताकर विरोध करता रहा। 7 चरणों वाले लंबे चौड़े चुनावी कार्यक्रम के दौरान सभी पार्टियों ने, दिग्गजों ने खूब जोर आजमाया। इस दौरान पीएम मोदी ने 172 रैलियां और रोड शो किए। अमित शाह ने कुल 188 रैलियां और रोड शो किए। पार्टी के चुनावी कार्यक्रम भी इससे जोड़ लिए जाएं तो संख्या 221 है। शाह ने पूरे चुनाव में हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से 1,10,000 किलोमीटर कवर किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 87 रैलियां की। वहीं विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी ने 107 रैलियां और रोड शो किए। अखिलेश यादव ने 69 रैलियां और 4 रोड शो किए, जबकि ममता बनर्जी ने 61 रैलियां और कई रोड शो और पदयात्राएं की हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का प्रचार रिकॉर्ड। राहुल गांधी ने 107 रैलियां और रोड शो किए। अखिलेश यादव ने 69 रैलियां और 4 रोड शो किए। ममता बनर्जी ने 61 रैलियां और कई रोड शो किए, पदयात्राएं की। प्रियंका गांधी ने 108 से ज्यादा रैलियां, रोड शो किए। खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां, 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। वहीं कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे में प्रियंका ने सबसे ज्यादा रैलियां, रोड शो और मीडिया से बातचीत की है। प्रियंका गांधी 108 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए, 100 मीडिया बाइट्स, टिक टैक और इंटरव्यू दिए, साथ ही 5 फुल प्रिंट्स इंटरव्यू दिए। वहीं खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां, 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। इस बार नहीं है तो नहीं हुआ है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने महागठबंधन की साझा घोषणा के बाद 6 अप्रैल से कुल 251 जनसभाओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की जीत का पूरा भरोसा है और उसकी तरफ से बयान आया है कि जीत के 48 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। जयराम रमेश ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले दल का ही प्रधानमंत्री होगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 4 जून को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये सरकार समावेशी, राष्ट्रवादी और विकास के मुद्दे पर चलेगी। उन्होंने कहा कि 4 जून को वैकल्पिक सरकार का जनादेश आएगा। उधर मतदान के 7 चरण के समापन के बाद बीजेपी अपने प्रदर्शन के आकलन में जुट गई है। बीजेपी आलाकमान ने देश भर में मिले फीडबैक के आधार पर उम्मीद है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी को कुछ राज्यों में 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इन राज्यों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में लोकसभा की 244 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगियों को इनमें से 94 सीटों पर जीत मिली थी। बता दें कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी पिछली बार खाता नहीं खोल सकी थी।
जबकि इस बार पीएम मोदी ने वहां धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी ने इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों से गठबंधन भी की है, जबकि बीजेपी का आकलन है कि कुछ राज्यों में सहयोगी दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन राज्यों में महाराष्ट्र और बिहार का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, जबकि राजस्थान और कर्नाटक में 2019 की तुलना में बीजेपी की कुछ सीटें कम हो सकती हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने पिछली बार 28 में से 25 सीटें जीती थी और एक निर्दलीय सांसद का उसे साथ मिला था, जबकि महाराष्ट्र की 48 में से बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसने 23 सीटें जीती थी। बिहार में पिछली बार बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, जहां बीजेपी को खुद अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि किस तरह से शैक्षणिक संस्थाओं और अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर और वहां से एसएससी और एसटी आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें मुस्लिम ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया गया। इसने भी बीजेपी को आक्रामक होने का मौका दिया। प्रचार अभियान समाप्त होते होते शुरुआती मुद्दे गौड़ होते नजर आए। शुरुआती चरणों में कम मतदान ने भी बीजेपी को चौकन्ना कर दिया। इससे विपक्षी पार्टियों ने दावे करने शुरू कर दिए कि एनडीए बहुत हासिल नहीं कर सकेगा। बहरहाल अब जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 जून को पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव 2024 सकुशल संपन्न हो गया, लेकिन चुनाव अपने पीछे कई यादें छोड़ गया। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अजब गजब तरीकों के लिए ये चुनाव याद रहेगा। वोटरों को लुभाने के लिए तमाम जतन किए गए। कहीं चप्पलों की माला वाला प्रचार सुर्खियों में रहा, तो वहीं हेमा मालिनी की राह पर चलते हुए ओपी राजभर फसल काटते हुए नजर आए। वहीं अखिलेश की सभाओं में डांस काफी हिट हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2024 का लोकसभा चुनाव कई प्रत्याशियों के अजब गजब प्रचार के लिए भी याद किया जाएगा। वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशियों ने तमाम जतन किए। वोट के लिए चप्पलों की माला पहनी, अर्थी पर भी लेट गए। यूपी में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने के लिए तमाम जतन कर लिए, लेकिन अब देखना यह है कि उनका ये तरीका चुनाव के नतीजों पर कितना असर दिखाता है। चप्पलों की माला पहनकर प्रचार किया। बता दें कि चुनावी समर की पश्चिमी यूपी से हुई शुरुआत के दौरान अलीगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव गौतम का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया था। इसकी वजह थी कि उनके द्वारा चप्पलों की माला पहनकर प्रचार करना। वहीं लखनऊ में मर्द पार्टी यानी कि मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी की आकर्षक स्लोगन लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रत्याशी कपिल मोहन ने बेटों के सम्मान में उतरे हैं और मैदान में अगले जन्म मोहे बेटा न कीजो जैसे स्लोगन के जरिए अपने प्रचार को रफ्तार दी। हेमा मालिनी की राह पर राजभर। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने बेटे अरविंद राजभर को जिताने के लिए हेमा मालिनी की तर्ज पर खेतों में जाकर गेहूं की फसल काटी। उनके बेटे ने तो भरी जनसभा में माफी मांगकर वोटरों की नाराजगी दूर करने का जतन तक कर लिया, जबकि गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन कभी गाना गाकर तो कभी युवाओं से पंजा लड़ाकर प्रचार करते नजर आए। हिट हुआ अखिलेश की सभाओं में डांस।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा में भदोही निवासी छोटे कद की कार्यकर्ता चांद मोहम्मद का डांस खासा लोकप्रिय हुआ। गोरखपुर की रैली में जब उन्होंने सांसद जी हाजिर हों गाने पर डांस किया तो अखिलेश और प्रियंका के कदम भी थिरकने लगे। वहीं आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी दिनेश यादव निरहुआ ने अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल बा गाने से सपा की घेराबंदी की। अनूठी शादी रही चर्चा में। लोकसभा चुनाव में जहां उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए दिन रात प्रचार प्रसार करते रहे, वहीं निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन मतदान के लिए लोगों को लगातार अभियान चलाकर जागरूक करता रहा। बहरहाल इस मुहिम को अनोखे ढंग से बढ़ाने के लिए अलीगढ़ के एक व्यक्ति ने शादी के कार्ड का सहारा लिया। समाज सेवी कालीचरण वासनी ने अपने भतीजे की शादी के कार्ड पर मतदान जागरूकता के अलग अलग तरह के स्लोगन छपवा दिए ताकि रिश्तेदार मतदान के प्रति जागरूक होकर राष्ट्र हित में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। बहरहाल इस चुनाव में कालीचरण वासनी भी लोकतंत्र के पर्व का रंग जमाने में पीछे नहीं रहे। शादी मतदाता जागरूकता अभियान में तब्दील हो गई। शादी के कार्ड में अधिक मतदान के स्लोगन छपवाने के साथ फेरों के बाद अतिथियों का मतदान करने की शपथ दिलाना चर्चा बना रहा। शमशान में बनाया चुनावी दफ्तर। गोरखपुर में प्रत्याशी राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने शमशान घाट में अपना चुनाव कार्यालय खोल दिया तो रातों रात सुर्खियों में आ गए। उन्होंने अर्थी पर लेटकर प्रचार भी किया। बनते राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ने का दावा करते रहे हैं। हालांकि इन चुनाव में इन्हें जीत हासिल नहीं हुई। इन्होंने गोरखपुर राजघाट शमशान के गोरखनाथ घाट पर अपना चुनावी कार्यालय खोला जो मीडिया की सुर्खियां बना रहा। वे कहते हैं कि इसकी वजह है कि लोकतंत्र का जनाजा निकल चुका है। गाजीपुर में निर्दलीय प्रत्याशी सत्यदेव यादव अपना नामांकन दाखिल करने दौड़ कर गए। वे 28 बार चुनाव लड़ चुके हैं। मोदी और मुलायम सिंह यादव को भी चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। पूर्व के चुनाव में वे बैलगाड़ी और घोड़े से नामांकन करने भी गए थे। हालांकि उनकी जमानत हमेशा से ही जब्त होती रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर जम्मू के अखनूर में हुई बस दुर्घटना, हाथरस के 10 लोगों की हुई थी मौत। जम्मू के अखनूर से ट्रेन से लाए गए शव। जम्मू के अखनूर से ट्रेन से लाए गए शव। मृतकों के शवों को देख गांवों में चारों तरफ मचा कोहराम। मृतकों के शवों को देख गांव में चारों तरफ मचा कोहराम। शव पहुंचते ही गांव पहुंचे जिला प्रशासन अधिकारी। गांव की महिलाएं भी पहुंची शमशान घाट। हाथरस के मझोला गांव व नगला उदय का पूरा मामला। जम्मू के अखनूर में हुई बस दुर्घटना, हाथरस के 10 लोगों की भी हुई थी मौत। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हाथरस से संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से जम्मू के अखनूर में ये हादसा हुआ था, उसमें हाथरस के 10 लोगों की भी मौत की बात सामने आ रही है और साथ ही जानकारी ये भी है कि उनके शवों को अब ट्रेन के जरिए हाथरस ले आया गया है। जी देखिए, बिल्कुल अवंतिका, मैं आपको बता दूं, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर में जो हाथरस और अलीगढ़ के लोगों की जो सड़क में बड़ी दुखदनाक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें कि करीब अगर बात की जाए तो करीब 90 लोग सवार थे, जिसमें 72 लोग थे और करीब 28 बच्चे थे। हालांकि बात की जाए जो हाथरस के करीब 10 लोगों की उसमें दर्दनाक मौके पर ही मौत
मौत हुई थी और मौके पर मौत होने के बाद में लगातार जिला प्रशासन जो हाथरस की जो डीएम है अर्चना वर्मा, वो लगातार संपर्क में बनाए जो जम्मू के जो अधिकारी थे उनसे संपर्क में थी और उन्होंने तत्काल खबर सूचना मिलते ही जो तहसीलदार और तमाम एसएचओ को लेकर उन्होंने जम्मू के लिए रवाना कर दिया था। पूरी टीम वहां गई थी और बात की जाए तो देर रात करीब 9:30 बजे के आसपास जो बस 10 घंटा लेट हुई थी। ट्रेन अगर समय से आती तो समय से 3:30 बजे के आसपास दिन में ही पहुंच जाती, लेकिन रात्रि में जिस तरह से ट्रेन पहुंची थी, झेलम एक्सप्रेस के माध्यम से जम्मू से मथुरा जंक्शन पर सबों को उतारा गया था और सबों को उतारने के बाद ग्रामीण जो थे वो तमाम लोग वहां के जंक्शन पर ही पहुंच गए थे और वहां से जिला प्रशासन के माध्यम से तमाम सबों को गाँव में ला गया और गाँव में लाते ही सबों को अगर बात की जाए तो देर रात्रि जो सूर्य होने से पूर्व ही प्रशासन के अनुमति के माध्यम से सबों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। और अगर बात की जाए तो जहां बच्चों जो एक बच्ची थी उसके सबको वहां दफनाया गया था। बाकी जो दोनों ही गांव के जो एक गांव नगरा उदय के 5 लोग थे और मजोला के 5 लोग, एक बच्ची सहित 5 लोग थे, तो सभी को देर रात करीब 4 बजे करीब अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की आंखों में भी गम के आंसू दिखाई दिए। अगर बात किया पूरे दोनों ही गाँव में मातम छाया रहा है और तमाम चारों तरफ गाँव चीख पुकार सुनाई दे रही थी और तरह तरह के लोग रो रो कर सवाल यही कर रहे थे कि आखिरकार ऐसा भगवान ने क्या लोगों के द्वारा क्या गुनाह किया गया था जो भगवान परमात्मा ने, माता रानी ने इतनी बड़ी सजा दी है। तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो तमाम जिस तरह को निगाह देखी जा रही थी उधर ही तरफ चीख का पुकार सुनी रही थी। रोगों का बुरा हाल था, पूरे गाँव दोनों ही गाँव में मातम छाया हुआ था। तो अगर हम अंत का बात की जाए तो जिस तरह से जो दुखद घटना हुई है वो बाकी दिल दहलाने वाली घटना है। बिल्कुल, और वही देखा जाए तो जिस तरीके से अनिल जानकारी ये भी सामने आ रही है कि प्रशासन के अधिकारी जम्मू से साथ आए थे और उन्होंने ही परिजनों को शव को जो है सुपुर्द किया है और वो अंतिम संस्कार तक वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को भी करीब 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की बात भी सामने आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं अमंत का, अगर बात जिला प्रशासन की क्या है, जो डीएम है उन्होंने कहा है कि मृतकों के लिए हर संभव मदद की जाए। केंद्र सरकार के द्वारा भी उनके लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा बात की गई है। और अगर बात की जाए जो अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी उन्होंने कहा है कि जो कुछ कृषक किसान है जो उनके लिए भी अगर सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए का जो कृषक बीमा होता है वो भी दिलाया जाएगा। बाकी जो सरकार की तरफ से अन्य मुआवजे हैं, जो अन्य सुविधाएं वो भी दिलाई जाएंगी। यानी कि जो वहाँ की जो डीएम अर्चना वर्मा हाथरस की, उन्होंने पूरी तरह से जिला प्रशासन पूरी तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है कि मृतक के परिजनों के साथ है, किसी भी समय और किसी भी समय कोई भी मृतक का परिजन प्रशासन से मदद के लिए पहुंच सकता है। हालांकि अगर बात किया जिस तरह से जो चिताएं जल रही थी तो पूरी चिताओं को देखकर पूरे गांव में मातम छाया गया, जिस तरह से बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना हुई है। और हालांकि जो बात की जाए उन्होंने जो डीएम है उन्होंने कहा है कि हम लोगों से यही अपील भी करती है उन्होंने लोगों से कि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की जिस तरह से घटना हुई है, जो अगर बात की जाए तो लोगों का जो ये मानना है कि बस में अधिकांश ज्यादा सवारी थी और उसकी वजह कारण भी इस हादसे का कारण हो सकता है। तो उन्होंने ये भी लोगों से अपील किया कि आगे जो अगर इस तरह की वो घटना ना दोहराई जाए और अगर बस भी अगर कहीं जाए दर्शनों के लिए या कहीं भी जाए तो उसमें सवारी कम जाए, जिससे कि किसी तरह की कोई ना हो जाए। अगर बात किया देखिए अगर प्रशासन की तो प्रशासन पूरी तरह से परिवार के साथ है और परिवार के हर यानी कि देखा जाए तो प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। और साथ ही जिस तरीके से भीषण सड़क हादसा हुआ तो इसको लेकर के भी प्रशासन काफी सजग नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जानकारी आपको बता दें जहां पर जम्मू के अखनूर में ये बस हादसा हुआ था जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई थी और आज उनके शवों को लेकर के करीब 10 लोगों की मौत हुई थी जो कि हाथरस के निवासी हैं और अन्य भी मौतें हुई थी, लेकिन हाथरस के 10 लोगों की मौत इस हादसे में हुई थी। उनको और उनके शवों को हाथरस लाया गया है और साथ ही जिला प्रशासन के जो तमाम लोग हैं वो भी उनके साथ उपस्थित थे। और साथ ही जानकारी ये भी है कि शवों के अंतिम संस्कार होने तक प्रशासन वहां पर मुस्तैद रहेगा। और देश के बाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।